यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी की एक नई लिस्ट आ सकती है जिसमें तमाम दिग्गजों के नाम हो सकते हैं जो कि 400 पार के दावे की जो है पहली नींव तैयार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हम क्यों देख रहे हैं कि कमजोर होती चली जा रही है, हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक दिग्गज छोड़ते चले जा रहे हैं, इसका भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ जिक्र करेंगे और जो तमाम राजनीतिक हलचल है। किस्सा कुर्सी का में देश की तमाम सियासी हलचलों पर हमारी नजर रहेगी। उस पर खास मेहमान अपने अपने व्यूज भी रखते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे हिमाचल की हलचल क्या वाकई शांत हो गई है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन पहले वो खबरें जो असर डाल रही हैं, खबर भी असर भी में जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं हिमाचल में, उसको लेकर अच्छा खासा असर हिमाचल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में मंथन भी हुआ, हलचल भी हुई, कई संकट मोचन को जिम्मेदारी मिल भी गई और अभी का अपडेट ये है कि हिमाचल में सुक्खू की सरकार फिलहाल तो बच गई है, लेकिन कब और कितने दिन तक सरकार चलेगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। जाहिर सी बात है, 2 दिन में जो सियासी उठापटकी लाइन से अलग जाकर के, कांग्रेस के आला कमान के अलग जाकर के, तो उस पर फैसला लेंगे स्पीकर ने फैसला लिया, स्पीकर ने 6 को अयोग्य करार दिया। अब भी लेकिन विरोध के सुर दिख रहे हैं। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, अयोग्य जैसे मैंने कहा कि बता दिया है। अब कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ पार्टी की तरफ से जारी व्हिप को ना मानने पर यह फैसला दिया गया है। ये इसके पीछे पॉइंट, ये इसके पीछे रूल बताया गया है। साथ ही इन सभी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनमें सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है, देवेंद्र भुट्टो है, इंद्र लखनपाल है, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। फिलहाल बागी कांग्रेस के विधायकों पर चाबुक तो चल गया है, लेकिन अब आगे बागी विधायकों का रुख होगा क्या, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। जाहिर सी बात है, अभी जो सदन है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। यहाँ पर फिलहाल देखना है कि मामला कोर्ट जाता है। जो कुलदीप पठानिया हैं उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर मुलाकात की विधायक से, उसके बाद ये फैसला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पेच बहुत से फंसे हुए हैं। कैसे बहुत से पेच फंसे हुए हैं एक एक करके हम बताएंगे, एक एक करके एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं। जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। 6 ये पिटीशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। फिलहाल के लिए सरकार स्टेबल होने की बात कही जा रही है। स्पीकर ने कह दिया, सभी पक्षों को मैंने सुना, तब जाकर ये फैसला लिया है। 6 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद सेफ हो गई है हिमाचल में सुक्खू की सरकार। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप, इस पर बात करने के लिए। आलोक सर, जिस तरीके की हलचल कल पूरे दिन देखने को मिली, शाम होते होते ये कंफर्म होने लगा कि सरकार स्टेबल कर ली गई है, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के चलते यही वो फॉर्मूला निकाला गया था जिसका ऐलान आज स्पीकर ने कर दिया। नहीं, ये फार्मूला तो थोड़ा सा सरप्राइज और धक्का देने वाला है, क्योंकि इससे तो कोई एकता नहीं बनती है। यदि आप जबकि राज्यसभा के चुनाव में ये व्हिप लागू नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही इस पर निर्णय है। ऐसी स्थिति में ये उन्होंने अपने आर्गुमेंट दिया और साथ साथ ये कहा स्पीकर साहब ने, इसमें कोई बात ही नहीं है कि इसको अदालत में जो फैसला आएगा पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, मैंने वो खुद भी ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने, और जो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वर ने शायद उनको कोई मैसेज दिया हो, हम लोग यहाँ से नहीं कुछ बता सकते, अपने समाचार जरूर यदि किसी ने बताया हो। अन्यथा मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की जो कठोर लाइन है, जो जाता हो जाए, चाहे पार्टी डूब जाए, इसलिए वो तो हर जगह एक आदेश उनका होता है, निकाल दीजिए, हटा दीजिए, जिसको जाना है चला जाए। देखिए विक्रमादित्य तो नहीं गए थे, लेकिन विक्रमादित्य की बात भी नहीं सुनी गई। उन्होंने केवल यही कहा कि भाई मुख्यमंत्री वित्तीय गड़बड़ कर रहे हैं, वित्तीय उनका काम काज ठीक नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सफर कर रहा है। वीरभद्र सिंह जी का नाम जरूर लिया कि उनकी प्रतिमा तक नहीं लगी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह के नेता हैं सुक्खू मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ विद्रोह के बाद, और वो भी राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ अपना नाराजगी दिखा करके प्रतीक हुआ,
लेकिन उससे ठीक है कि उनकी माने बहुत ही किरकिरी हो गई, पार्टी के लिए बहुत ही खराब स्थिति पैदा हुई, लेकिन न उसकी पहले देखा गया, क्योंकि वेणुगोपाल, जयराम रमेश, खड़गे, इनको कोई हिमाचल से तो कोई कभी वास्ता रहा नहीं है, और इसलिए वो जो ऊपर से आदेश राहुल गांधी देते हैं कि भाई जो जाता है जाए, कोई हारे, वो जीते जीते, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के लिए धक्का है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं कह सकते, कैसे उनको नहीं, बनाएंगे लेकिन एक और इसी लाइन को अगर मैं आगे खींचूं आलोक सर, कि जो उनके आसपास के लोग हैं, थिंक टैंक, जिनमें हम नाम लेते हैं, जयराम रमेश है सबसे पहले, बाकी और जो लोग चलते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब वो भी तो देखते हैं, वो भी तो कुछ बताते होंगे। जैसा ही जो यहाँ पर जो है सत्र न्याय यात्रा का जो है फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, अब वो न्याय यात्रा जो है कैम्ब्रिज के लिए निकल गई। यहाँ पर क्या चल रहा है कांग्रेस में वो सब जान रहे हैं। तो मतलब महाराष्ट्र भी चला जाता है, मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, एक लेगेसी के साथ आते हैं, उनके तमाम वोट बैंक हैं, वो उनको मालूम है किस तरीके से जो जाता है जाए। अशोक चौहान चले जाते हैं, उससे पहले हमने देखा अमरिंदर सिंह के साथ क्या हुआ, वो चले गए और पूरी कांग्रेस चली गई, और ये पूरे प्रोसेस में हुआ। और भी तमाम स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट जाइए, पेमा खांडू देखिए, पूरी की पूरी जो है तमाम एमएलए के साथ चले गए, और पहली बार कमल खिला। देखिए, पहले जो सलाहकार होते थे, आपने ठीक कहा, चाहे सोनिया जी के लिए रहे हो, राजीव गांधी के लिए रहे हो। आलोक सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। कैबिनेट मीटिंग को लेकर अपडेट इस वक्त मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। रूफटॉप सोलर के मेक का, यानी कि उसका निर्माता कौन है, उसका चयन कर सकेंगे। फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कॉम्स के द्वारा नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी। जो बाकी राशि है, अब 1,45,000 रुपये लगेगा, 78,000 रुपये भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो बाकी कहां से आएगा? बाकी के लिए भी भारत सरकार ने बैंक से उसका प्रावधान करवाया है, और उसमें भी जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर भी केवल 0.5% ही वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसको और कॉस्ट इफेक्टिव और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने ये भी की, और बैंक से सस्ती ब्याज दर पर ये लोन उपलब्ध होगा। कंज्यूमर जो भोक्ता है वो प्रति माह बिजली के बिल से होने वाली बचत, क्योंकि 300 यूनिट तो उसको मुफ्त में मिल जाएंगे, तो बिजली का बिल में बचत होगी वो भी, और जो एडिशनल यूनिट इसके बनते हैं उसको नेट मीटरिंग के माध्यम से जब बिकेगा तो उसमें से उसको पैसा मिलेगा। अब जैसे कि प्रतिमाह लगभग अगर 1875 रुपये का भुगतान वो करता था, तो उसमें से 610 रुपये की अब राशि लोन की ईएमआई के रूप में जा सकती है, और 1265 रुपया जो उसका अलग से बचेगा, जो बिल नहीं देना पड़ता, तो उसको नकद, यानी कि एक तरह से साल भर में लगभग 15,000 रुपये की बचत एक एक परिवार को होगी। तो 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपया सालाना बचत भी हुई, और 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली भी मुफ्त में मिलने का काम हुआ। अगर उसको भी 600 रुपये के हिसाब से गिने तो लगभग साल का 7200 रुपया वो भी बनता है। अब जब आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कॉमन फैसिलिटीज के लिए और कॉमन एरिया लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग आदि के लिए 500 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं इनको भी अपना आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, डेडिकेटेड मैन पावर देनी पड़ेगी। उस व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा, ये सुविधा मिलेगी। और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों के छतों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। इसी तरह से ही
रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो ना रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2000 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी और बैंकों से भी रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5% ब्याज लिया जाए, इसका प्रावधान भी भारत सरकार कराएगी। अब 45 गीगावाट की रूफटॉप सोलर की जो कैपेसिटी तैयार होगी, इसमें 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस, इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अनुराग ठाकुर कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद, क्योंकि सोलर जो है एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्त में यानी कि ये वायदा भी किया है कि अगर ये गवर्नमेंट वापस आती है तो सोलर को लेकर के भी और बहुत से प्रोजेक्ट्स आम लोगों तक किस तरीके से बिजली के माध्यम से पहुंचेंगे ये गवर्नमेंट कहती रही है। लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो लेगेसी है उसको संभाल नहीं पा रही है। राहुल गांधी हर एक को यही कह रहे हैं कि कोई जाता है तो चला जाए और शायद तभी लिए अब तक इंडी के साथ कांग्रेस का भी यही हाल है। हम बिहार और बाकी राज्यों का भी रुख करेंगे सर कि कैसे कैसे इसका इफेक्ट हुआ इंडिया गठबंधन पर, लेकिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस किस तरीके से जो है निकली। अब तो हाल देख रहे हैं हम, हिमाचल, फिर पंजाब, हमने महाराष्ट्र का भी रुख किया। आलोक सर अपना जवाब पूरा कीजिए। देखिए, अभी हम आप जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यही कहेंगे कि हिमाचल से जिस तरह से पहाड़ हिलता है, पेड़ कटते हैं, वैसे ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कांग्रेस पार्टी ने मारी। वहां बहुमत से सरकार आई, मुख्यमंत्री को केवल राहुल गांधी के आदेश पर, और अभी आपने नाम लिया थे वेणुगोपाल है, असली में संगठन की जिम्मेदारी उन पर है। जयराम रमेश तो उनका बाहर का जो मैनेजमेंट है या सलाह, भाषण में क्या बोले, क्या लिखें, कहाँ जाएं, यात्रा का प्रोग्राम बनाएं, और उस दृष्टि से वो अपना सलाह जो भी जरूरी होती है कान में फूंक मारते रहते हैं। लेकिन वेणुगोपाल हैं जो ये डिसाइड करने में, और जो पुराने नेता हैं जो छोड़ करके गए हैं, उनका आरोप ये है कि भाई छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहां राजस्थान था, जहां उनके सरकारें रहती है, वहां कुछ ऐसे एजेंट नुमा वसूली करने वाले लोग हैं पार्टी में ही, वो वसूली करवाते हैं और इसलिए ही पार्टी कमजोर होती है। और आप छोड़िए, अच्छा जब ये धनबल का आरोप लगाते हैं कि विक्रमादित्य या उनके साथ जो विधायक जा रहे हैं वो धन से उनको खरीद लिया गया है बीजेपी से, हास्यास्पद इसलिए लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो विक्रमादित्य हैं, ऐसे नेता या मिलिंद देवड़ा जिनके पिता भी ट्रेजरर रहे पार्टी के, बड़े बम्बई के विख्यात व्यक्तियों में से रहे, ऐसे लोग कोई खरीदे जा सकते हैं क्या? जो 50-50 साल से, जो वीरभद्र सिंह जो है पूरे जीवन, प्रतिभा सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष है वो, जब आप पार्टी के अध्यक्ष की अनदेखी करते हैं तो कौन सलाहकार? इसका मतलब है ना कि कोई बाहरी तत्व है जो कांग्रेस जिनसे सलाह लेती है, किसी से पता नहीं कंप्यूटर से कौन उनको ज्ञान अमेरिका से देते हैं, पेट्रोदा परिवार के सदस्य हैं, लेकिन वो चूंकि विदेश में बैठे होते हैं। लेकिन बात तो वही है, अनदेखी जो हो रही है और उसी अनदेखी के चलते, नाराजगी के चलते अगर पार्टी के वो टॉप मोस्ट सीनियर नेता अगर छोड़कर जा रहे हैं, जो दशकों का साथ कांग्रेस के साथ बनाए हुए थे, वो अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो उसके बावजूद यहाँ सोचा समझा नहीं जा रहा है, यहाँ नाराजगी दूर नहीं हो रही है नेताओं की। यही देखिए हिमाचल में भी हुआ, विक्रमादित्य सिंह भले ही अभी चुप हो गए हो, वो कह रहे हो अभी मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन प्रतिभा सिंह तो अभी भी बोल रही हैं कि ये जो पिछले 1 साल में हो रहा था, वो जाएं
उन विधायकों से मिलने। हाँ। मतलब एक ऑप्शन उन्होंने भी ओपन रखा हुआ है, सब कुछ ठीक नहीं है। यानी ये अभी उन्होंने ये जरूर कह दिया कि इस्तीफे को लेकर मैं दबाव नहीं बना रहा, लेकिन अगला स्टेप होगा क्या ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन प्रतिभा सिंह भी कह रही है कि अगर नाराजगी कुछ नेताओं की थी तो उन्हें सुन लिया जाना चाहिए था, ये नौबत ही नहीं आती। यानी अभी सब कुछ शांत करने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं। तूफान से पहले की शांति समझें क्या? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी कुछ आगे क्या घटना होती है, विक्रमादित्य जाके उन विधायकों से क्या बात करते हैं और किन लोगों के साथ उनका संपर्क बना हुआ है, और हाईकमांड या तो सरेंडर कर दे इस दबाव में। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो नेता गए हैं वो कुछ सही बात कह सकते हैं, लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी? उनको कौन उसको डिसाइड वेणुगोपाल करेंगे? राहुल गांधी पार्टी के ही पाले में गेंद है अब, और उसमें जो और विधायक असंतुष्ट हैं उनको कैसे संतुष्ट? अभी बैठक में ज्यादा तो एक औपचारिकता है, मुख्यमंत्री ने बुलाया, अभी सब सरकार के साथ दिखाई देते हैं, हाईकमांड के नेता वहां पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनका संवाद हो रहा है। इसलिए हम ये तो नहीं कहते, लेकिन हाँ ये है कि अभी लक्षण बहुत ठीक नहीं है। लक्षण ठीक नहीं है। और सचिन आपसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हैं बिहार को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, और जो विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहा था कांग्रेस की सरकार के वक्त, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये अभी हिमाचल में मौजूदा आंकड़े हैं। कुल सीट है 68 की, जहां पहले बहुमत की संख्या 35 की होनी चाहिए थी, लेकिन अब 6 विधायक जब अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो अब ये आंकड़ा 68 में से अगर 6 जाते हैं तो 62 का हो जाता है। यानी कि आज की डेट में बहुमत के लिए 32 का आंकड़ा जरूरी है, जो कि सुक्खू सरकार के पास अभी 34 है, यानी कि 2 ऑलरेडी ज्यादा है। लेकिन ये ज्यादा कब तक रहेगा? ये कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा सिंहासन? क्योंकि इसका जिक्र हम तब ये कर रहे हैं कि अब से पहले हमने देखा है कि बाकी जगहों पर डगमगाया है, महाराष्ट्र में डगमगाया है, बिहार हमने देखी किस तरीके से जो है गवर्नमेंट आप बना लेते हैं, लेकिन आपने चुनाव नीतीश ने किसके साथ लड़ा वो भी हमने देखा। लेकिन कांग्रेस के लगातार हमने देखा कि वहां पर भी कांग्रेस के तमाम बागी जारी हैं। लगातार 2 विधायकों ने कल साथ थामा बीजेपी का कांग्रेस की तरफ से बिहार में। वहीं इससे पहले कहा जा रहा है कि बड़ा फ्रैक्शन है कांग्रेस का जो कि जा सकता है और बीजेपी में हाथ मिला सकता है। यही सब कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में, अखिलेश की पार्टी में, जिसकी यहां पर हमने देखा शुरुआत देखी राज्यसभा चुनाव में कि हमने तीसरा कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया है, सो कॉल्ड प्रोफेसर साहब यहां तक वो शब्द प्रयोग कर गए कि हमको हमारे कुकुर मुत्ते दिख सके। जी आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी सचिन, हाँ सचिन जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस में बिहार में खास करके आपके साथ चर्चाओं में हम पिछले दिनों बराबर ये कह रहे थे, जब नीतीश बिहार में संकट आया राजनीतिक, कि लालू यादव की पार्टी से समझौते के लिए वो मजबूरी में चल रहे थे, मंत्री हैं, कुछ और सहयोग मिलेगा। लेकिन जब ये लग गया कि पूरा गठबंधन में चुनाव भी लड़ने वाले हैं और पूरा बेड़ा गर्क होने वाला है, तो कांग्रेस के लोग असली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब 15 साल 20 साल से लड़ रहे थे, वो आरजेडी के साथ समझौते में और चुनाव में भी उनके सिर पर उनके ये झंडा लेकर खड़े हो, ये मंजूर नहीं होने से भी धीरे धीरे सब जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और जो नहीं भी जाएंगे वो घर में बैठे रहेंगे। तो इसलिए गठबंधन का बिहार में आपने जो कहा, समाजवादी पार्टी में भी राहुल गांधी के साथ समझौते से ज्यादा लोग नाराज हैं। उनको लगा कि भाई आप देखिए क्यों कर रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में तो यही अपना विरोध जो उन्होंने कर सकते थे, पार्टी के उम्मीदवार एक उनको हरा ही दिया। इसी स्थिति में 2 को जिताने पर, वो भी जया बच्चन जी के लिए भी उनकी असहमति थी। तो क्या है कि ये केवल ये लग रहा है कि गठबंधन की राजनीति से उनको भी, समाजवादी पार्टी को भी और अपनी ही पार्टी में नाराजगी देखने को झेलना पड़ रहा है। बल्कि ताजी रिपोर्ट तो और आ रही कि और भी कुछ विधायक उनके साथ जो रहे हैं या नेता रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न शहरों में हैं, वो सब छोड़ करके भाग रहे हैं। कांग्रेस से भी ऐसा ही हो रहा है। यूपी में तो कांग्रेस वजह क्या है आलोक लगता है बेटी वजह क्या है? एक तरफ तो इंडिया गठबंधन अलग अलग दलों को जोड़कर इकट्ठा होकर बीजेपी का मुकाबला, एनडीए का मुकाबला करने की कोशिश में है। वहीं जो पार्टियां इकट्ठा आ रही हैं उन्हीं पार्टियों में से नेता निकल कर जा रहे हैं। हालांकि ये पुराना वक्त हो गया जब एकनाथ शिंदे चले गए अपने साथी के साथ में, उधर अजीत पवार चले गए, इधर अभी देख लीजिए समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ है। बिहार में ऑलरेडी चीजें टूट गई हैं, बिखर गई हैं। ये सब हो क्यों रहा है और किस दिशा में जा रहा है? अब हिमाचल का भी नंबर ऐसा ही लग रहा है। ऐसा जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये गठबंधन नाम के लिए हुआ। हम लोग कहते थे मीडिया हमारे खिलाफ है, मीडिया हमारी चर्चा नहीं करता। मीडिया रोज चर्चा करता रहा कि भाई आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, न कांग्रेस संभाल पा रही है, न गठबंधन।
तो गठबंधन ये कैसा गठबंधन है जहां ममता बनर्जी के राज में, जिसकी अभी हम पहले 1 घंटे तक चर्चा करते रहे, वहां पर उसके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं नहीं हमारा इनसे समझौता है। आज तक वहां कोई समझौता नहीं हुआ, केवल दिखावे के लिए, चाहे जयराम रमेश उनको ब्रीफ करते हो या राहुल गांधी पब्लिक पोस्टर लेते रहते हैं कि हम ममता के साथ हैं और ममता का विरोध भी कर रहे हैं। सीपीआई ने उनके खिलाफ केरल में चुनाव खड़ा कर दिया, जहां पर राहुल गांधी पिछली बार जीते और अभी भी लड़ने की तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं या तो वहां से उन्होंने आपस में तय कर लिया हो कि नहीं लड़ना चाहते। तो ये गठबंधन केवल कागजी गठबंधन है। फारूक अब्दुल्ला घोषित कर चुके अब नहीं लड़ेंगे इनके साथ। कौन ऐसा बचा है? कुछ 2-4 जो क्षेत्रीय दल जिसको कह सकते हैं साउथ में यदि कोई साथ दे दे, वहां भी बड़े बहुत मुश्किलें, चूंकि आंध्रा में भी साथ नहीं दे रहे, वहां भी टीडीपी जो है बीजेपी के साथ समझौता कर रही है। जगनमोहन रेड्डी उनकी बहन जरूर कांग्रेस में आ गई है, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कितना अजीब गठबंधन, केवल जो सीमित और शिवसेना, वहां अभी पूरा घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोई बेचैनी जितनी उद्धव ठाकरे में और है। शरद पवार की भी वो असली अंदर तो एनसीपी, गठबंधन कौन लोगों सी से मार ही एनसीपी था। सर, कौन सी एनसीपी, असली एनसीपी, ये भी फैसला आ चुका है। और शरद पवार के क्या कहते हैं बिहेवियर से भी कमोबेश लगता ही है कि वो भी किस तरफ हैं या किस तरफ नहीं है। वो कहीं ना कहीं इशारों में बात जो है वो बताते ही रहते हैं। लेकिन सर एक चीज़ है, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि टैली आफ्टर इलेक्शंस जो इंडिया है, इंडिया की जो टैली है वो कम हो और अदर्स ज़्यादा हो इंडिया से। और मुझे तो ये भी लगता है आलोक सर कि इलेक्शन आते आते अभी तो जितने नंबर्स दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ में उतने भी नहीं दिखेंगे। ये दल बदल अभी और ज्यादा होगा। बिल्कुल, उस पर कोई शक ही नहीं। चुनाव के अंतिम दिन तक देखिए लोग बदल सकते हैं, और चुनाव के बाद कितनी संख्या होगी ये हम भविष्यवाणी, चूंकि अभी देखिए 2 महीने पहले कोई भी पत्रकार को मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते आखिरी क्षणों में। देखिए सुप्रिया सुले, मुझे चिंता, चूंकि महाराष्ट्र के होते इतनी बात खत्म करना चाहता था कि सुप्रिया सुले का भी नुकसान कर रहे हैं राहुल गांधी। वो युवा, मतलब मैंने उनका भाषण सुना है और बहुत अच्छा बोलती है। शरद पवार से भी कुछ मामलों में शरद पवार अनुभवी है, लेकिन सुप्रिया सुले सुलझिए पार्टी में उनके साथ, चूंकि पिता के साथ उनको रहना है, रहना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि हम उनके साथ रहेंगे चाहे पार्टी में एनसीपी तो अजित पवार की हो गई, चाचा के